लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी अनाउंस हो चुकी है। और आपके पास कोई 10-11 दिन बाकी हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास अब ये अगर तो मुलाजम में याद करना पे आप कर लिया करें, डबल डबल काम आप कर रहे होते हैं। तो आज है जी 23 मई। ठीक है, और आपका पेपर है जी 5 को, 31 का महीना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13। तो आपके पास 13 दिन बाकी हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने 5 जून को लेना ना पेपर। तो 13 दिनों में ये कंप्लीट तैयारी भी हो सकती है और रिवीजन भी हो सकती है, लेकिन ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तकरीबन 2 हफ्ते आपके पास मौजूद है। तो मेरा यही मशवरा है कि आप सबसे पहले नंबर पे एफएससी का मैथ कवर करें। ठीक है, एफएससी का मैथ कवर करें, क्योंकि इसमें से आपको डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इंटीग्रेशन के कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, वेक्टर्स में से आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में से कोई ये एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने एफएससी मैथ में से क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम स्पीड से डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाए। ठीक है, बाकी जो मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक हम डिस्कस कर रहे थे। ये चीजें मैंने कुछ चीजें यहाँ तक मैंने डिस्कस की हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम जो है ना, ये जो बाकी ये जो 13 दिन है ना, इन 13 दिनों में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दे दूंगा सारी बुक्स का, कि आपने कहाँ से क्या क्या करना है। आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। क्यों अमार भाई, इधर ही हैं आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका भी चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। चलें शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 में मैंने 2-4 चीजें बताई थी आपको। इसमें 2 नंबर्स के दरमियान में जो अर्थमेटिक मीन है ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, कोई से 2 नंबर्स के दरमियान क्या होता है कि a+b/2। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें ही बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जैसे ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप लोग कर लीजिएगा।
कोई से दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन हो तो दोनों को ऐड करके, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपने दोनों को ऐड कर देना है, 3 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आ जाएगा 8 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, 4 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट याद रखनी है कि वो कौन सा एन होगा कि ए और बी के दरमियान में ये कोई अरिथमेटिक मीन हो। ठीक है, तो ये, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट के तौर पे आपने याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लास्ट से देख सकते हैं। 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, एन की वैल्यू याद रखनी है आपने। उसके बाद आपके पास सीरीज आ जाती है, तो सीरीज में एन टर्म्स का जो सम होता है अरिथमेटिक सीरीज में, सीरीज दो किस्म की इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक अरिथमेटिक सीरीज है और एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फार्मूला है वो ये है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हाँ, n इज इक्वल टू 1 किसी ने सेंड किया है, तो मतलब कि a1 प्लस a2 प्लस a3 और इस तरह से an तक, तो ये सम ऑफ n टर्म्स है, जबकि ये जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का ये मतलब है कि a2 आएगा a1 प्लस d से, a3 आएगा a1 प्लस 2d से, ठीक है, और an आएगा a1 प्लस nd से। ठीक है, तो अगर आप इन सब को ऐड करें, एस एन करें, तो आपके पास फार्मूला बनता है a1 प्लस n माइनस 1d, और याद रहे कि ये आप अरिथमेटिक में कर रहे हैं कि सारी टर्म्स का सम क्या होगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक की अगर बात की जाए तो आपने वो फार्मूला याद रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और ये आ जाए 2500 तक, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब आप इसको ऐड करने तो नहीं बैठ जाएंगे वहां पे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल कितनी टर्म्स है ये 2500। फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है, और इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस आपको याद होना चाहिए कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे तो 1 आ गया। सम ऑफ 2500 टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a1 प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा, मतलब कि 2499, और कॉमन डिफरेंस आ गया 1, तो n माइनस 1 d, तो ये कितना आ गया? ये कोई मिस्टेक तो नहीं मैंने की? एक सेकेंड, फार्मूला हमने सही लिखा है, सॉरी, फार्मूला ये था, फार्मूला थोड़ा सा ना, फार्मूला था n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला था। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का, हाँ जी वही n/2 था, तो ये आ जाएगा 2500/2 इंटू 2a1 प्लस 2500 माइनस 1 और डी। अब आपने जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है, और याद रहे कि आपने कैलकुलेटर जो है ना वो सिंपल लेके जाना है, बिल्कुल सिंपल। साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट अलाउड, पेपर में वो आपको अलाउड नहीं होता। आप सिंपल कैलकुलेटर लेकर जाएंगे, इसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती है, और यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज होता है, और यहाँ पे होता है जी 0 1 2 3 4 5 6, बस ये 9 तक, सिर्फ ये ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, कोई साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा नहीं होता। तो जस्ट आपने वहां पे इसको सिंपलीफाई कर लेना है, पहले आप कर लेंगे ना, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेंगे, और पेपर, जो आपका पेपर होता है, पेपर के यहाँ पे लिखा होता है और यहाँ पे सारा खाली होता है,
एम्प्टी वाइट होता है, ठीक है ना, वाइट पेज होता है, आपने छोटा छोटा रफ वर्क करना होता है साइड पे, ठीक है। आप पेपर में आप, क्योंकि पेपर के 4 पेजेस होते हैं, जैसे ये बड़ी शीट है आपके पास, तो ये सेंटर से यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और इसकी बैक साइड पे भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये सारी जगह खाली होती है, ये वाली भी, ये वाली जगह भी सारी खाली होती है, उसके अलावा नीचे से जगह खाली होती है, नीचे से भी खाली होती है। इसी तरह जो बैक साइड है ना, वहां पे भी आपको ये चारों जगह खाली मिल जाएंगी, तो आपने छोटा छोटा रफ वर्क करना है, ठीक है। पेंसिल जरूर लेकर जाएं, और साथ उसके जो है ना इरेजर भी आप लेकर जाएं, ताकि आप रफ वर्क करके उसको आप इरेज भी कर सकें, ठीक है। आवाज आ रही है जी? तो जी सर। ये आप इसको सम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने करना है ज्योमेट्रिक, ये जो किधर चला है क्वेश्चन, जी ये आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, अच्छा जी, पहले मैं आपका आंसर दे दूं कि टिक ब्लैक पॉइंटर या ब्लू बॉल पेन से करना होता। टिक, टिक आप करें या ना करें, क्वेश्चन पेपर पे आपने बबल शीट को फिल करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को आपने टिक नहीं करना, ठीक है। छोटा सा डॉट भी लगा देंगे ना ऑप्शन पे, तो वो सिर्फ आपको नजर आना चाहिए। तो बबल, बबल को आपने फिल करना है, तो बेहतर यही है कि आप ब्लैक, ब्लैक मार्कर भी लेकर जाएं और ब्लू मार्कर भी लेकर जाएं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो आप कह सकते हैं कि ब्लैक से फिल करें या ब्लू से करें, और एक बॉल पॉइंट भी लेकर जाएं, ठीक है। ऑल पॉसिबिलिटीज को आपने अपने तौर पे पूरा रखना है, ताकि वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको फार्मूला बता दिया था लास्ट लेक्चर में, कि ये आपके पास फर्स्ट टर्म है जी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरह ये चलता जा रहा है। तो ज्योमेट्रिक का मतलब है कि हर आने वाला नंबर किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करके आएगा, जो कि खास नंबर आर है, कॉमन रेशो। तो इसमें कोई भी टर्म जो होगी उसका फार्मूला होगा a1 r⁻n-1। और अगर आपको कहा जाए कि आप n तक टर्म्स को ऐड करें, मतलब कि आप फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, और चलते चलते आप n टर्म्स को ऐड करें, तो अगर आप n टर्म्स को ऐड करेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होगा a1, ठीक है। और अभी मेरे माइंड से लगता है ये स्किप हो गया, मैं यहाँ से देख के आपको बताता हूँ। ये आ गया, हाँ थोड़ा सा याद आ गया। 1 - r⁻n, 1 - r⁻n ओवर 1 - r। तो ये टोटल n टर्म्स का फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको पहचानना है कि ये सीरीज कौन सी है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं 1 + 3 + 9 + 27 प्लस, और चलते चलते इसको ले जाऊं 27 और किसी 20 टर्म तक, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये 20th टर्म है। तो इसको ऐड करना है, तो जस्ट आपने फार्मूला में पुट कर देना है, कॉमन रेशो फाइंड कर दें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 3 आ जाएगा, और इसको यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, 1 × 1 - 3⁻20, क्योंकि 20 टर्म्स आप ऐड कर रहे हैं तो 20 आ जाएगा इनकी जगह पे, ओवर 1 - 3। तो आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। उसके बाद अगर आपको कहा जाए
कि सम करना है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब के 1 + 3 + 9 + 27 प्लस, और ये चलता ही जा रहा है। तो आपको पता चल चुका है कि क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में यहाँ पे सारी बात डिपेंड करती है कॉमन रेशो पे, कि कॉमन रेशो की वजह से हमें पता चलेगा कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज का आंसर फाइनाइट आएगा। आप खुद सोचे, 1 में 3 ऐड कर रहे हैं, 3 में 9 ऐड कर रहे हैं, 9 में 27 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक चला जाएगा, एंड पे आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि सबसे पहले सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, a1/1 - r। और ये कब पॉसिबल है, अगर कॉमन रेशो की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, वो लेस और इक्वल टू 1 हो, लेस देन 1 हो, तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो आंसर होगा वो इन्फिनिटी होगा, अगर कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये सारी यहाँ पे कैलकुलेशन उसने की हुई है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो अभी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप कॉमन रेशो बताएं क्या आई है, 3। अब 3 का मतलब है कि 3 1 से बड़ा नंबर है, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो 3 इज ग्रेटर देन 1 हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि ये डाइवर्ज कर रहा है। सही हो गया। तो ज्योमेट्रिक में ये दो केसेस हैं एक n टर्म्स है और एक इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। और इसके अलावा जैसे आपने दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन देखा था, इसी तरह दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। वो क्या होता है, AB स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस AB स्क्वायर रूट। जी स्क्रीन शो हो रही है सबको, काइंडली ये कंफर्म करें जरा। सही हो रही है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो पहले जूम को अपडेट करें, फिर आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएंट चेंज हो जाता है, इस वजह से वर्क नहीं करता। तो आपको सिंपल पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन रेशो की वैल्यू, कॉमन रेशो की मैं आपसे पूछता हूँ, कॉमन रेशो की वैल्यू है जी 0.3। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला क्या बनेगा, आप सिंपल लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ओवर क्या आएगा, बताएं, कोई बता सकता है। चले बताएं तो सही। आपने यही करना होता है ना, 1 - r। तो 1 - 0.3 का मतलब है 0.7, तो जस्ट यहाँ पे हम 0.7 लिखेंगे। और अगर ये ऑप्शंस में अवेलेबल ना हो तो ऑप्शंस में इस तरह भी हो सकता है कि 7/10 आ सकता है, मतलब कि 10a1/7, इस तरह भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर कॉमन रेशो की वैल्यू 0.3 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा, तो उसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने a1/1 - r लिखना होता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था ज्योमेट्रिक वाला, वो मैं आपको बता दूं कि ये 6.7 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई कर लेना है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को याद रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है, वरना आप आंसर में से देख सकते हैं। ठीक है सर n इज इक्वल टू 1/2 होगी n की वैल्यू। 1/2
जी जी सर, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो तो n की वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी। अगर हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा तो n हमारे पास 1 आएगा। और हार्मोनिक में क्या होगा? हार्मोनिक में है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखे ना, इस तरह से सब लोग याद रखें, ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जी उसके बिल्कुल बाद सर। जी जी, हाँ जी बोले। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म है, जस्ट आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली वैल्यू को डिवाइड कर देना है। मतलब कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 1/, nth term of arithmetic progression is nth term of harmonic progression। ठीक है, मतलब के nth term in harmonic progression is equal to 1 divided by nth term in arithmetic progression। ठीक है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फार्मूला था a1 प्लस n माइनस 1d, और अगर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद आ जाता है हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो उसका फार्मूला h इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। जैसे ये 3 एंड 7, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, 2ab ओवर a प्लस b। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 21 ओवर ये 10 आ गया, 2 10 से कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 21 ओवर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज आ जाती है जिसका कोई क्वेश्चन जरूर बन सकता है, वो ये है कि हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, इन तीनों का रिलेशन क्या होता है? तो इन तीनों का आपस में रिलेशन ये होता है कि अरिथमेटिक मीन को जब आप हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर आ जाता है। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि हर आने वाला नंबर एक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि ये एज की जो सीक्वेंस है ना, वो जैसे इसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आ जाएगा, जी को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा। ठीक है, यही मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। और यहाँ पे एक और भी रिलेशन लिखा होगा, जैसे ये देखें, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। कब? ये पहला केस देखें, इसको जरा रीड आउट करें कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होगा हार्मोनिक मीन से अगर ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और अरिथमेटिक मीन लेस देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होगा हार्मोनिक मीन से अगर ए और बी डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि अगर ए लेस देन 0 है, बी लेस देन 0 है, तो अरिथमेटिक मीन लेस हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन लेस हो जाएगा हार्मोनिक मीन। और अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन में चेंज हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं यहाँ से। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में जो n की वैल्यू है वो आपने याद रखी, क्या होगी पता किसी को? जी पता है किसी को?
चले आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं, ये समेशन के, तो ये एक्सपेंड होके इसके इक्वल आ जाता है। जो फार्मूला मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है समेशन के गोज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ये आंसर n आ गया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए समेशन i गोज फ्रॉम 1 to 100 और यहाँ पे 1 लिखा हो, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 100, क्योंकि जो भी इसकी अपर लिमिट होगी वही इसका आंसर होगा। ठीक है जी। हार्मोनिक मीन वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू -1 है, तो कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। चले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि अगर लिखा हो समेशन i गोज फ्रॉम 1 कह लें कि 10 से 100 तक, समेशन i गोज फ्रॉम 10 to 100, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए? क्या आंसर होगा इसका? कोई बता सकता है? सर 100 आएगा। ओके, आपने 100 बोला है जी। और कोई? सर 90। और कोई जी? चलो तुक्के लगाएं, फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। हाँ जी, कोई और? कुछ भी? चले मैं सॉल्व कर लेता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो लोअर लिमिट है ना, ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से 100 तक, और यहाँ पे 1 हो तो इसका आंसर आता है 100। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हमने स्प्लिट कर लेना है, इस समेशन को हमने स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से, समेशन आई फ्रॉम 1 to 9, 9 तक 9, और 9 के बाद क्या आएगा? 10, 10 से 100 तक, और इसका टोटल आंसर क्या आ रहा है? 100। ऐसे ही है। उसके बाद 1 से 9 का आंसर क्या आएगा? 9, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि जो भी अपर लिमिट होगी वो इसका वही आंसर होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो 9 प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे 10 to 100, और यहाँ पे आ रहा है जी 100। अब आप इस 9 को यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे। चले आप बताएं क्या आया आंसर? 91। ठीक है। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अब आपने ये फार्मूला याद रखना है के का, सर के अगर हमारे स्क्वायर का। पास कांस्टेंट टर्म पे समेशन हम करते हैं तो आंसर 1 क्यों नहीं आता सर? इसका कांस्टेंट टर्म है ना हमारे पास समेशन के अंदर, जी जी, अगर वेरिएबल हो तो हम उसको समेशन अप्लाई करते जाते हैं तो आंसर ये उसको ऐड देखें मैं करते आपको जाते हैं, यहाँ पे बताता तो हूँ। कांस्टेंट आ जाता है। ओके इसके ओके, पीछे क्या जैसे ये बनता है सर? 1 से 10 तक है, ठीक है, और यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं ना कि इसको अगर हम i की पावर 0 लिख ले, कोई फर्क तो नहीं पड़ता 1 को? पहले आपने मेरा ये आंसर देना है, फिर हम आगे चलेंगे। लिख सकते हैं ना? हाँ जी, बताएं जरा। सर आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर ओके, अब आप i को यहाँ पे पुट करते जाएं। ये 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3, और इसकी पावर भी 0, प्लस चलता जा रहा है कहाँ तक? 10 की पावर भी 0। अब जिस नंबर की पावर 0 होती है वो दोबारा से क्या हो जाता है? 1, प्लस ये क्या हो गया? 1, प्लस ये क्या हो गया? 1। कब तक?
जब तक 10 नेट प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा अच्छा, अब ये कितने टाइम्स ऐड हो रहा है 1? 10 टाइम्स। 10 times sir. तो जब 1 10 टाइम्स ऐड Yes. होगा तो 1 10 टाइम्स ऐड होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा ना, तो इसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो अगली बात हम करते हैं। अब आपने ये 3 फार्मूलाज लास्ट पे याद रखने हैं, के का और के स्क्वायर का और के क्यूब का। तो और याद रहे कि समेश देखें, ये और ये चेंज हो सकता है और अपर लिमिट की जगह पे m भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसको कंसेप्ट से याद रखना है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, और यहाँ पे 1 की जगह पे k है। जो प्रीवियस फार्मूला हमने पढ़ा वहां पे इस k की जगह पे क्या था, 1 था। वो इस तरह से था, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे 1 था। ऐसे ही है ना, लेकिन ये फार्मूला चेंज है। तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि ये इक्वल आ जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये तीनों फार्मूलाज मैं आपको लिख देता हूँ। तो पहला फार्मूला ये है जो आपने याद रखना है, समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n k इक्वल आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब कि अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट प्लस 1/2। और दूसरा फार्मूला है कि समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे k स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। और उसके बाद तीसरा फार्मूला है जिसमें समेशन k गोज फ्रॉम 1 to n और यहाँ पे k क्यूब हो, तो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर। ये लिखे हुए हैं यहाँ पे ना, ये देखें, ये दूसरा फार्मूला है और ये तीसरा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। तो ये तीनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये 10-12 दिन याद रख लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फायदा हो जाएगा। सही हो गया। और अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप खुद से एक फार्मूला बनाएं, तो आप खुद से भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, इसकी कोई एक आप टर्म जो है ना वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 15 या 16 की कोई एक पार्ट आप अटेम्प्ट कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फार्मूला कैसे बनना है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 भी हमारा एंड हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। जी क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन था। हाँ जी पूछे क्वेश्चन। सर जी अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस पेपर में गिवन हो और ये पूछ ले कि हमें ये बताएं कि ये अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक सीक्वेंस है, तो सर हाँ हम जी, उन तीनों में कैसे डिफरेंस करेंगे? कोई एक पॉइंट जिसकी वजह से हम उन तीनों का डिफरेंस कर सके। देखो सिंपल सी बात है, अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक में होता है जैसे आप मान लें कि ये आपके पास कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो A1, A2, A3, A4 आपने सबसे पहले नंबर पे चेक करना है कि A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, A2 माइनस A1। तो जी सर। मान ले कि वो कोई नंबर आ गया D, तो अब आप चेक करें कि जो नंबर आ गया है A2 में वही नंबर ऐड करने से A3 आता है या नहीं, मतलब क्या A3 इक्वल आता है A2 प्लस D से या नहीं। अगर तो आ गया तो ये अरिथमेटिक है, अगर नहीं आया तो फिर दूसरे नंबर पे आपने चेक करना है कि A2 डिवाइडेड बाय A1 से क्या आ रहा है। A2 डिवाइडेड बाय A1 से जो भी नंबर आएगा उस नंबर को A2